सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड डे टू एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल पेनलेस डेंटिस्ट्री। आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन डेंटिस्ट्री के बारे में, या चाइल्ड जो बच्चों को ज़रूरत होती है डेंटल ट्रीटमेंट की, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। नाउ व्हेन यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम और आपके बच्चे को दांत में बहुत दर्द है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे माइंड में बात आती है वो ये आती है कि वेदर इस दांत को हमें बचाना चाहिए या ये दांत अपने आप टूट जाएगा तो हमारा दांत अपने आप आ जाएगा। तो एक कन्फ्यूज़न रहता है माइंड में, क्योंकि आसपास जितने भी हमारे फैमिली में लोग होते हैं या कोई भी फ्रेंड सर्कल में आपको बताएगा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो ज़्यादातर यही बात की जाती है कि ये दांत तो टूट जाएगा। तो ऐसा जान लेना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को जो दांत में दर्द है वो टूट के आएगा, तो उतने टाइम आप वेट कर सकते हो। तो इस बारे में हम सारा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमारे को ये इम्पोर्टेंट है जानना कि आपके जो चाइल्ड है उसके दांतों का इरप्शन नॉर्मल है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम इरप्शन जो होता है दांतों का हमारे आफ्टर बर्थ, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 मंथ्स और 2 साल तक हमारे यहाँ दांत आते रहते हैं। तो ये मिल्क टूथ की मैं बात कर रहा हूँ। एंड आफ्टर द मिल्क टूथ आर देयर, तो आपके 12-13 साल तक दांत जो है टूटते रहते हैं सीक्वेंस में। और 12-13 साल से लेके आप 22 ईयर्स तक की एज में हमारे जो पक्के दांत हैं, विच आर परमानेंट टीथ, वो आते रहते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट बहुत है जानना कि आपके बच्चे का जो दांत है वो मिल्क टूथ है या वो परमानेंट टूथ है। इन केस आपके बच्चे की एज, लेट से फॉर एग्जांपल आपके बच्चे का एज 5+ है और उसका कोई दांत पीछे से ब्लैक हो गया है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मिल्क टूथ हो, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो परमानेंट टूथ हो। तो ये चीज़ हमारे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डेंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये दांत बचाना चाहिए और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे का दांत तो अपने आप गिर जाएगा, तो वाई शुड आई गो फॉर द ट्रीटमेंट। तो द प्रॉब्लम है कि जब मिल्क टूथ होता है और आपके जो दांत है वो 5+ या मे बी 4+ या इस एज ग्रुप में बच्चों को अगर दिक्कत हो रहा है, तो अगर कोई दांत पीछे का इसमें इन्वॉल्व है तो ज़रूरी बन जाता है कि हम उस दांत को बचाएं। और बचाने का रीज़न ये रहता है कि हो सकता है परमानेंट टीथ जो उसके नीचे से आना है, उसकी एज जो है रप्शन की वो लेट है। मान लीजिए 12 साल में आना है वो आपका दांत, तो जो आपका प्रेजेंट टूथ है उसको बचाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो दांत हमने निकाल दिया, वो दांत आपका ऑटोमेटिकली हमने या अपने आप गिर गया या फिर आप डेंटिस्ट से निकलवा दो, तो बिफोर दी एज जो आपने दांत निकलवा दिया मिल्क टूथ और आपने उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो होता क्या है कि जो दांत आपका नीचे से आना है उसका स्पेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, क्योंकि जहाँ पे वो दांत आना था वहाँ से वो दांत ऊपर से कॉरस्पॉन्डिंग उसका आपने पहले निकलवा दिया, तो जो आगे और पीछे का सब्सिक्वेंट टूथ है, सक्सेसिव टूथ है, वो उसके स्पेस को कम कर देगा। सो इस वजह से जो आपका दांत परमानेंट आना है उसकी स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और इस वजह से माल अलाइनमेंट हो जाएगा, या दांत जो है वो आगे पीछे आते हैं या आते भी नहीं हैं कभी। अगर हमने उसका ट्रीटमेंट डिले किया तब भी यही प्रॉब्लम आपको लिंगर ऑन हो सकता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट कर देंगे तो एडवांटेज ये है कि एक तो आपका जो नीचे से दांत आ रहा है उस पर वो इन्फेक्शन कभी नहीं जाएगा, प्लस जो आपका दांत प्रेजेंट है जिसको हमने ट्रीटमेंट कर दिया है वो अपने टाइम से गिर जाएगा और नीचे से जो दांत आना है वो डिले नहीं होगा। तो हमेशा ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो ट्रीटमेंट है बच्चों का दांतों में स्पेशली, तो वो हमारे को स्पेसिफिक एज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट आपको डिसाइड करके एडवाइस कर सकते हैं। हाँ, सेकेंड प्रॉब्लम है इसकी, कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को मिल्क टूथ के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ है, फ्रंट में सारे 5 दांत 8 दांत, नीचे ऊपर सारे दांत आपके ब्लैक हो गए हैं बच्चों के, तो आप बहुत वरिड होते हो कि ये कैसे ठीक होगा और हमारे को ये सारे ही दांत निकलने पड़ जाएंगे तो बच्चा खाएगा कैसे। तो उस केस के अंदर ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे को हो सकता है नर्सिंग बॉटल केवीज़ हो, अभी तक बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है, अगर बॉटल से दूध नहीं पी रहा है 2 ईयर्स के बाद भी, तो ऐसी कोई चीज़ है मीठा बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ है आपका बच्चा, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हमें जानना ज़रूरी है कि उसके पीछे पैथोलॉजी क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर बाई चांस नर्सिंग बॉटल केवीज़ है तो हमारे को नर्सिंग बॉटल केवीज़ के लिए बहुत सारे वेज हैं, हम उसको इराडिकेट कर सकते हैं। जो दांत खराब है उन सबका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड। इफ द एज ऑफ द चाइल्ड इज़ 3 ईयर्स और हमें पता है कि सामने के दांत जो हैं वो 6-7 ईयर्स में जाके आए हैं, तो 3 साल का जो टाइम रहता है उस टाइम पीरियड के अंदर तो हम बच्चे को आपको भी डिस्करेज करेंगे और बच्चे को भी डिस्करेज करेंगे कि वो जो है दांत निकलवा दें, क्योंकि बहुत ही छोटा रहता है जो भी बच्चे जिसको ये प्रॉब्लम होती है। तो ज़रूरी नहीं है उसके दांत निकालें, तो हम
सेलेक्टिवली उन दांतों को बचा भी सकते हैं। नाउ अगेन इफ़ इट इज़ नॉट नर्सिंग बॉटल केरीज और बहुत ज़्यादा तब भी मोर देन 4 टूथ मोर देन 5 टूथ प्रॉब्लम कर रहे हैं तो सीरियल एक्सट्रैक्शंस भी कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन एज, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, उसी के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें करना क्या है। कभी कभार ये प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम्स के बाद सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम बच्चों को फेस करने में जो देखने मिलती है वो ये है कि दांत जो है देखने में बहुत आगे पीछे आ गए हैं या फिर अगली टूथ है। तो पेरेंट्स बहुत वरी करते हैं इस बात के लिए कि मेरे बच्चे का दांत बाद में पता नहीं कैसा आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे के दांत बहुत अगली दिख रहे हैं इन द चाइल्डहुड उसके दांत बाद में भी परमानेंट जो टूथ आएंगे वो ख़राब ही आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ रिटन इन अ टेक्स्ट कि जो अगली टूथ होते हैं किसी भी बच्चे का मोस्ट प्रॉब्ली उसके जो परमानेंट टीथ आते हैं वो नॉर्मल आते हैं या देखने में उतने अगली नहीं होंगे। एंड अगली टूथ अगर आपका परमानेंट में भी कंटिन्यू है तो हम उसको ब्रेसेस से करेक्ट कर सकते हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी कि आपके बच्चे का दांत पहले चाइल्डहुड में थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं था तो परमानेंट टीथ भी वैसा आएगा और आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है, परमानेंट टीथ जब आपके सारे आ जाएंगे 12-13 साल के बाद तक तो आप उसको करेक्ट करा सकते हो ब्रेसेस से। और अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं है, अगली टूथ नहीं आया चाइल्डहुड में और अब परमानेंट कंडीशन में जब उसके दांत आए हैं सामने से आगे पीछे हैं और आपको देखने में बहुत ही अजीब दिख रहा है, अगेन द प्रॉब्लम इज सेम। तो हम जब तक सारे दांत नहीं आ जाते तब तक हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके जो बच्चे की मिल्क टूथ है अगर अगली है या परमानेंट टीथ थोड़े आने लगे हैं वो अगली है तो हम सीरियल एक्सट्रैक्शन से इन बिटवीन द एज ऑफ बिफोर 12 ईयर्स हम उसको सीरियल एक्सट्रैक्शन से थोड़ा सा करेक्टिव मेजर कर सकते हैं या अप्लाइंसेस बना सकते हैं। ये हो गई बात माइलोलाइन टूथ की। नाउ अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद द चिल्ड्रन इज स्वॉलन गम्स। स्वॉलन गम्स बहुत ज़्यादा कॉमन फाइंडिंग है बिटवीन फ्रॉम बाय बर्थ भी हो जाता है, कभी कभार आफ्टर बर्थ भी हो जाता है एंड ग्रोइंग एज में भी बच्चों को स्वॉलन गम्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो अगेन स्वॉलन गम्स की भी बहुत सारी जो रीजंस हैं, विटामिन सी डेफिशिएंसीज होती हैं या फिर बच्चों को कोई कॉमन प्रॉब्लम है, ब्रशिंग ठीक नहीं हो पा रहा है, ब्रश ठीक से चला नहीं रहा है बच्चा आपका, उसको समझ में नहीं आ रहा है ब्रश कैसे करना है, आपको भी नहीं पता है कैसे ब्रश करना है, तो उस वजह से इन्फेक्शन आपके जो गम्स में है वो लिंगर ऑन होता रहता है और स्वेलिंग हो जाता है। तो उस केस में आई विल एडवाइस कि आप उसका सबसे पहले डायग्नोसिस पेशेंट को, चिल्ड्रन को, बच्चे को अपने ज़रूर डेंटिस्ट के पास लेके जाएँ, एक्सरेज देखें हम उसका मिल्क टूथ है, परमानेंट टूथ है और किस वजह से उसमें स्वेलिंग हो गई है और उसी हिसाब से हम उसके अंदर एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स, ये सारी चीज़ें ऐड करके एंड जो भी ट्रीटमेंट उसमें इन्वॉल्व पॉसिबल है उस टूथ के अंदर बचाना है, बच सकता है तो हम उसके अंदर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे पेशेंट्स हमारे से बात करते हैं कि बच्चों के दांत जैसे काले हो गए हैं या बहुत गंदा हो गया है, मिल्क, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चों के साथ या चॉकलेट्स बहुत खाते हैं बच्चे या कुछ ऐसा जंक फूड खा रहे हैं तो बच्चों के टूथ येलो हो गए हैं। तो हम ये बार बार पूछते हैं डेंटिस्ट से कि हम इसमें सफाई करा लें या इसके दांत कैसे साफ़ रखें, कौन सा ब्रश यूज़ करें, कौन सा पेस्ट यूज़ करें। अगेन द ब्रशेस, एज फार एज द ब्रश गोस, ब्रश के लिए आपको सुपर सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करना है मोस्ट ऑफ द टाइम और स्मॉल हेड के ब्रशेस आते हैं बच्चों के लिए वो यूज़ करिए। हमेशा सुपर सॉफ्ट लीजिए, हल्के हाथ से ब्रश कराइए, 3 मंथ्स में चेंज करिए। दिस इज़ फॉर द ब्रश। एंड एज फार एज पेस्ट गोज, पेस्ट आपको वो लेना है जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे, बच्चे को भी टेस्ट में अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि आपको एक स्पेसिफिक टूथपेस्ट यूज़ करें तो उससे आपको कैविटी नहीं आएगा। कैविटी जो है एक फिनोमिना है बच्चे की फूडिंग हैबिट्स के ऊपर। अगर फूडिंग हैबिट्स ज़्यादा ऐसी हैं कि बच्चा ब्रश कम कर रहा है और चॉकलेट ज़्यादा खा रहा है, मीठा ज़्यादा खा रहा है, टॉफ़ीज़ खा रहा है, तो उससे कीड़े ज़्यादा लगते हैं। या फिर नर्सिंग बॉटल कैरीज जो मैं आपको पहले डिस्कस किया है उससे भी कीड़े ज़्यादा लगते हैं। तो अगेन पेस्ट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बच्चों के अंदर फ्लोरोसिस या ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। बट एज़ फार एज कॉमनली जो हम लोग देखते हैं पेशेंट्स या कॉमनली जो बच्चे हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ब्रशिंग ठीक से नहीं करते हैं। ब्रश के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे आपको उसको डील करना है। नेक्स्ट पॉइंट विच कम्स व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि आपको बच्चे का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, स्केलिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो वो ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो बच्चा है उसके जो गम्स है या उसके जो टीथ है, विजन इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा येलोइशनेस है, बहुत ज़्यादा
डिपॉजिट्स हैं, या आपको दिख रहा है कि बहुत टाइम से ब्रशिंग ही नहीं हो पा रही है ढंग से, तो उस केस में मैं तो एडवाइस ये करूँगा कि आप डेंटिस्ट के पास जाएँ और मैनुअल स्केलिंग कर सकते हैं बच्चों के अंदर, बट वो एक लिमिटेड एरिया में ही अगर पॉसिबल हो तो करना चाहिए। अदरवाइज़ बच्चों में स्केलिंग अप टू 12 ईयर्स कम करना चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग एज होता है तो स्केलिंग थोड़ा सा हमें डिस्करेज करना चाहिए। नाउ इफ़ यू डिस्कस अबाउट द फिलिंग इन द टूथ, फिलिंग जो है दांतों में, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब भी दांत में कीड़ा लगे और आपको दिख रहा है कि बच्चा जो है किसी लेट से राइट साइड में बच्चे को दांत में दर्द है और आपको बता नहीं रहा है, बच्चा सेंसिटिविटी स्टार्ट हुआ तब आपको बच्चा कभी कभार बोलेगा कि मुझे ठंडा लग रहा है, तो उस केस में आई विल एडवाइस कि आप जब बच्चे के दांत को देख भी सकते हैं तो आपको दिख रहा है कहीं ब्लैक स्पॉट है, तो ब्लैक स्पॉट हो सकता है उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो रहा हो बच्चे को, तो आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाएँ तो मेक श्योर कि आप थोड़ा जल्दी जाएँ, इग्नोर ना करें प्रॉब्लम को। जब तक पेन स्टार्ट ना हो तब तक इग्नोर ना करें कि कोई बात नहीं है, तो मिल्क टूथ है तो हम बाद में भी इसको ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ये दांत तो निकल जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जानना कि मिल्क टूथ दे आर नॉट मेंट फॉर कि आप उसको इग्नोर कर दो, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इम्पॉर्टेंस इस बात से है कि जब आपका बच्चा, द चाइल्ड इज़ बॉर्न, उसके पास मिल्क टूथ है अप टू 12 to 13 ईयर्स, तो 12 to 13 ईयर्स तक जब तक वो खाना खाएगा, जो भी खाना खाएगा, जो उसका मिल्क टूथ है उसका इतना इम्पोर्टेंस है। अगर वो टूथ हमने इग्नोर कर दिए या हमने उनका ट्रीटमेंट नहीं कराया इस कारण से कि वो गिर जाएंगे, तो बच्चे की ग्रोथ पे सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। द ग्रोथ इज़ रियली नॉट देयर जो होनी चाहिए, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अर्ली डिटेक्शन या अर्ली डायग्नोसिस विद योर डेंटिस्ट कर लें या खुद कर लें, या एनी हाउ जैसे भी आप उसको डायग्नोसिस कराएं तो उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं मिल्क टूथ का। ये ना सोचें कि मिल्क टूथ जो है वो दे आर नॉट मेंट फॉर ट्रीटमेंट, वो गिर जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे कि हम अपने बच्चों को ऐसे उसका ट्रीटमेंट इग्नोर कर दें। तो जब फिलिंग हम बात करते हैं दांतों के अंदर, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जानना कि अगर जल्दी हम फिलिंग करा देंगे तो छोटी फिलिंग होगी, जितनी छोटी फिलिंग होगी किसी भी एक दांत में वो बढ़ेगी नहीं। और कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक दांत में फिलिंग हुआ, फिर आपने इग्नोर कर दिया या उसको कराया नहीं, तो वो 2 में हो गई, फिर 4 में हो गई, तो इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, और उस वजह से बच्चा उस तरफ खाना खाना बंद हो गया, ऑपोजिट साइड आ गया। ऑपोजिट साइड पे भी क्या हुआ कि ओवरबर्डन हो गया, क्योंकि इस साइड ही खाना खा रहा है, राइट साइड में दर्द है, तो फिर क्या होता है कि लेफ़्ट साइड का भी जो दांत है वो भी ओवरबर्डन के कारण उसको भी कैविटीज़ हो सकती हैं, तो ये इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। तो आई विल एडवाइस कि सबसे पहले जब भी आपको कैविटी दिखे, ब्लैक स्पॉट दिखे, तो ऑलवेज गेट इट डायग्नोज, और एट दी अर्ली एज हम उसको फिलिंग करें। एंड अगर हमें लग रहा है कि फिलिंग से काम नहीं चलेगा, और अगेन आप ये सोच रहे हो कि दांत नहीं मेरे को दांत निकलवा देना चाहिए, उस केस में अकॉर्डिंग टू द एज इस पर डिपेंडेंट है। अगर वो दांत आपका निकालने के बाद हमें 12 साल में 13 साल में जो परमानेंट टीथ है वो तब आएगा, या एज गैप इज़ मोर देन 5 ईयर्स जो आपका दांत आना है और जो आपका प्रेजेंट टूथ निकालने के बाद, तो उस केस में उस दांत को बचा लेना ही बेस्ट एडवाइस रहता है। और उसके लिए हमारे को फिर अगेन वी हैव टू डू पल्पोटमी, पल्पेक्टमी। पल्पेक्टमी इज़ अ वेरी सिमिलर प्रोसीजर जैसे हम रूट कैनाल्स करते हैं एडल्ट्स में, और उसके बाद हमें क्राउन्स भी चाहिए होते हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि जब हम मिल्क टूथ है वो छोटा है, हमने उसके अंदर रूट कैनाल सिमिलर प्रोसीजर लाइक रूट कैनाल किया है, तो बच्चा जब उससे खाना खाएगा तो ऑब्वियसली उस पर जो जोर है उस टूथ पे ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली फिर हम वो दांत आपका जो फिलिंग हुआ है उसमें रूट कैनाल हुआ है वो निकल सकता है, तो इस वजह से हमें उस पर क्राउन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये तो हो गई बात कि हम रूट कैनाल फिलिंग्स कब करें। अगेन और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसके साथ साथ इससे बचने के लिए भी आप प्रिकॉशंस स्टार्ट कर सकते हो बच्चों के अंदर, राइट फ्रॉम द बर्थ एंड इन बिटवीन व्हेन द मिल्क टूथ इज़ फॉलिंग, और आफ्टर द मिल्क टूथ इज़ गॉन, और आपके परमानेंट टीथ भी आ गए हैं। तो हर एज ग्रुप में बच्चों के अंदर अलग अलग टाइप की प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो जनरलाइज प्रिकॉशन है वो ये है कि ब्रशिंग जो है वो रेगुलरली होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन ब्रश ना करें, 2 दिन ब्रश ना करें तो चलेगा, ऐसा नहीं है। एवरी डे यू हैव टू ब्रश। फूडिंग हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को आप आज के जो मेरे पास जो आजकल पेशेंट्स आते हैं
जनरली जो पेशेंट्स होते हैं या जो उनके बच्चे होते हैं वो जनरली अपने बच्चों को हर चीज़ चॉप करके देते हैं। तो बहुत ही एक तरीके से ठीक भी है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ईजी रहता है खाना खाने में। बट ग्रोथ के लिए थोड़ा सा हमारे को करना ही चाहिए कि जब भी हम कोई हार्ड चीज़, वेजिटेबल, फ्रूट लेके आए हैं तो उसको चॉप ना करें, उसको पीसेस में हम डिवाइड ना करें। गाजर, मूली, अमरूद और एप्पल, ये कभी भी अपने बच्चे को आप काट के ना दें। तो ये प्रिकॉशन बहुत ही जनरलाइज्ड है। जब भी आप इसको फॉलो करेंगे या आप किसी भी एज ग्रुप में ये अप्लाई करेंगे तो बच्चे का ग्रोथ, उसके जॉ का ग्रोथ, ये सब नॉर्मल रहेगा। टाइम पे उसके दांत गिरेंगे, टाइम पे उसके दांत आएंगे। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारी कि दांत टाइम पे गिर नहीं रहा या जो नया दांत है वो टाइम पे आ नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी नहीं। दूसरा, अगर ब्रशिंग ठीक है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, तो आपको जो कैविटीज़ का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। या आपको कैविटीज़ हो गई हैं तो एक दांत से दूसरे दांत में स्प्रेड ओवर नहीं होगा। अगेन थर्ड पॉइंट है इसकी, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा दांत काला हो गया, नर्सिंग मॉडल के फेस कर रहा या बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, तो उस केस में हमारे को सेलेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द अफेक्टेड टूथ और उसको आगे ना फैले, वो उस नर्सिंग मॉडल हम उसमें शुगर थोड़ा सा कम यूज़ करें, मिल्क के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें बच्चे की। तो ये सब चीज़ें आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ेंगी। एंड मोर ओवर द मोर जनरलाइज थिंग इज एट अ वेरी स्मॉलर एज, या फिर जब बच्चा बहुत ही छोटा है तो आपको उसको पैम्पर ज़रूर करें, बट ऐसा ना करें कि उसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क आ जाए। आप उसको चॉप करके या पीसेस में ज़्यादा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको पैम्पर करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसकी ग्रोथ में भी थोड़ा सा डेवलपमेंट में, ग्रोथ में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। तो आई विल एडवाइस कि कोई भी चीज़ जो हार्ड है उसको बिना चॉप करे ज़रूर दें बच्चों को, और रेगुलरली ब्रशिंग कराएं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन जनरलाइज प्रिकॉशन है जो आपको लेनी है। नाउ एज़ फार एज द ट्रीटमेंट गोस, ट्रीटमेंट के बारे में आपको डिस्कशन किया कि हम स्केलिंग कब करें, हम फिलिंग कब करें, हम रूट कनाल्स कब करें, या हम कैप्स कब लगाएं दांतों के अंदर। एक और एस्पेक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा अनकोऑपरेटिव है। लेट से आप खुद भी विलिंग नहीं है ट्रीटमेंट कराने का, और आपको लगता है कि आपका बच्चा भी बहुत ही मुश्किल है उसके लिए सब फेस करना, तो हम ये सोच लेते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट कराएंगे कैसे। या हमारे माइंड में बार बार प्रिकॉन्शियसली ये बात चलती रहती है कि हम मतलब अपने बच्चे को किसी भी पेन से गुजरना देना नहीं चाहते हैं। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है किसी दांत में, आपको लगता है कि डेंटिस्ट आपको एडवाइस कर रहा है कि इसमें रूट कनाल चाहिए, हमें क्राउन लगाना पड़ेगा या इंजेक्शन लगाना पड़ेगा या कुछ ऐसा इन्वेजिव प्रोसीजर करना पड़ेगा जो चेयर पे हमारे को ज़रूरत है करने का, और बच्चा आपको लगता है कि आप नहीं कराना चाहते या कोऑपरेटिव नहीं है बिल्कुल भी, तो उस केस के अंदर आई विल एडवाइस कि आप बच्चे को इंस्टेड कि आप ओपीडी में पेशेंट जितना हो सके आप उतना ही करें। सबसे पहले तो ये है कि आप हो सके तो चेयर पे ही करा लें, अपने बच्चे को समझाएं, मोटिवेट करें, खुद को भी समझाएं, खुद को भी मोटिवेट करें। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बच्चा बिल्कुल अनकोऑपरेटिव है और बहुत मुश्किल हो रहा है डेंटिस्ट के लिए उसको हैंडल करना, या आपका बच्चा बहुत डर जाता है जब भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, या आपको खुद भी ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है ये बात कि ये ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो यू टेंड टू थिंक कि हम इसको छोड़ दें, ट्रीटमेंट को ना कराएं या बाद में कराएं। तो उससे तो अच्छा ये रहेगा कि आप डेंटिस्ट से ही डिस्कस करें, या अगर आप डेंटिस्ट ऐसा फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो यू कैन फाइंड आउट इन आवर डिस्क्रिप्शन एंड विल एडवाइस यू। हम आपको हॉस्पिटल सपोर्ट भी दे सकते हैं, ओटी में भी ये सारे काम हो सकते हैं जो चेयर पे कर सकते हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट रहता है बच्चों के ट्रीटमेंट के अंदर। अगर बिल्कुल अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं जो हमारे को लगता है नहीं करा पाएंगे या कुछ और प्रॉब्लम है बच्चे के साथ, उसको बोलने में दिक्कत है या एनी अदर प्रॉब्लम विच इज़ जेनेटिकल, तो उस केस में भी हम ओटी के अंदर एडवाइस करते हैं कि आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं।